स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच को कंटिन्यूशन में करेंगे। अभी तक मैंने आपको समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के विकास में किन समाजशास्त्रियों का योगदान रहा है उसके ऊपर मैंने आपके साथ चर्चा की है। और इसके अंतर्गत मैंने मानव शास्त्रीय पूर्वव्रत में मालिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में आपको इस संदर्भ में बताया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रकार्यवाद के उपागम को समझने के लिए हमें 5 अवधारणाओं को या 5 संबोधों को समझना जरूरी है। ये 5 संबोध क्या हैं? समाज, सामाजिक व्यवस्था, संरचना, प्रकार्य और प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं। इन 5 अवधारणाओं को हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम समाज की बात करते हैं। समाज की अवधारणा जो है आप लोगों के लिए एक नई अवधारणा नहीं है। जब हमने पहली बार समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग अपने जीवन में किया था, यानी प्रथम वर्ष में, तब आप समाज शब्द क्या है, ये अवधारणा क्या है, इसको आपने समझने का प्रयास किया था। उस समय एक सबसे सरल परिभाषा जो थी वह ये क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसको हमने समझाने का प्रयास किया था आपको कि समाज व्यक्तियों के झुंड को नहीं कहते, व्यक्तियों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उससे जिसका निर्माण होता है हम उसको समाज कहते हैं। अत्यधिक सरल और संक्षिप्त शब्दों में हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हम मैरियन जे लेवी ने जिस प्रकार समाज को समझाने का प्रयास किया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैरियन जे लेवी ने समाज की परिभाषा करते हुए कहा है कि यह क्रियाओं की वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों की बहुलता के आधार पर अंतःक्रिया संपन्न होती है और उनका चयन प्रजनन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। समाज स्वनिर्भर होता है और उसकी जीवन अवधि व्यक्ति की जीवन अवधि से बड़ी होती है। कहने का अभिप्राय क्या है? यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में मैरियन जे लेवी ने समाज को परिभाषित किया है। इन्होंने कहा समाज व्यक्तियों की बाहुलता से बनता है, यानी एक से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा केवल एक से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया का होना भी जरूरी है। ये आपने पढ़ा कि यह क्रियाओं की वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों की बहुलता, यानी व्यक्तियों के बीच में क्रियाओं का होना बहुत जरूरी है। यह क्रिया से मतलब क्या है? व्यक्ति को जो परिस्थिति प्राप्त होती है उस परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाओं का वह पालन करता है। तो मैरियन जे लेवी कहते हैं समाज क्या है? ये क्रियाओं की व्यवस्था है, यानी भूमिकाओं की व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों की बहुलता होती है। और ये क्रिया कैसे संपन्न होती है? अंतःक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। आपको बताया मैंने पूर्व में कि परिस्थिति हरदम युग्म में होती है। एक ईगो होता है, एक ऑल्टर होता है। ईगो और ऑल्टर के बीच में जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है उसको हम अंतःक्रिया कहते हैं। तो मैरियन जे लेवी कहते हैं समाज के निर्माण के लिए सबसे पहले तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। कि व्यक्तियों की बहुलता, यानी व्यक्ति अधिक होने चाहिए, उनके बीच क्रिया होनी चाहिए। तो क्रिया कब होगी? जब व्यक्ति को कोई परिस्थिति प्राप्त होगी, उस परिस्थिति के आधार पर वे अपनी भूमिका का पालन करने के लिए आपस में अंतःक्रिया करेंगे, तभी यह क्रिया संपन्न होगी। और उन्होंने कहा समाज को सदस्य कैसे प्राप्त होते हैं? इन्होंने कहा समाज को प्रजनन के द्वारा सदस्य प्राप्त होते हैं, यानी परिवार का निर्माण होता है, परिवार में नए सदस्य आते हैं और ये नए सदस्य समाज के सदस्य बन जाते हैं। और समाज की प्रकृति कैसी है? समाज स्वनिर्भर या आत्मनिर्भर होता है। यह अर्थात व्यक्ति अपनी संपूर्ण जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर कर सकते हैं। इसलिए समाज को हमने आत्मनिर्भर कहकर संबोधित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज की आयु, उम्र, अवधि व्यक्ति की आयु अवधि से अधिक है। कहने का अभिप्राय क्या है? समाज व्यक्ति से बड़ा है। व्यक्ति के जन्म से पहले भी समाज था और व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी समाज रहने वाला है। इसी के आधार पर इन्होंने समाज की विशेषताओं का उल्लेख किया है।
आपने कहा है समाज व्यक्तियों की अंतःक्रियात्मक बहुलता लिए होता है, अर्थात समाज में अनेक व्यक्ति होते हैं जिनमें परस्पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अंतः क्रिया होती है। तो ये विशेषता मैंने आपको समझाई थी अभी। इसके अलावा इन्होंने कहा समाज में सदस्यों का चयन कैसे होता है, प्रजनन के द्वारा, प्रवसन यानी माइग्रेशन के द्वारा। हम एक शहर से दूसरे शहर, गांव से शहर, एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उससे पॉपुलेशन की बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार समाज को अपने सदस्य प्राप्त होते हैं। और कभी कभी जब आपस में युद्ध, दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो विजय के द्वारा भी जो देश आप पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके समाज की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार समाज के को सदस्य से प्राप्त हो जाते हैं। समाज में सदस्य पैदा होते हैं, बाहर से आते हैं अथवा युद्ध से विजयी होने पर ताकत के आधार पर स्थायी रूप से रहने लगते हैं। तो इस प्रकार समाज को अपने सदस्य भी प्राप्त हो जाते हैं। अगली विशेषता क्या है? समाज आत्मनिर्भर अस्तित्व है। समाज अपनी आधारभूत व अन्य आवश्यकताएं स्वतः पूर्ण करने की क्षमता रखता है। परिवार समाज नहीं है क्योंकि परिवार में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, ना ही कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में ही जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये दोनों संस्थाएं मनुष्य की आंशिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, आप लोगों ने पढ़ा हो, तो मैंने आपको समझाया था कि समाज में समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। रोटी कपड़ा मकान इस आवश्यकता की पूर्ति होती है। आपको बताया था परिवार समाज जो है उसकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है। या सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? आपकी संपूर्ण होलिस्टिक होती है, ये पार्ट्स में नहीं होती है। सोसाइटी इज होलिस्टिक, ये हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है और संपूर्ण जीवन का यापन इसके अंतर्गत हो सकता है। परिवार में रहकर हम परिवार को नहीं कह सकते परिवार आत्मनिर्भर है। परिवार के अंदर हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए शिक्षा के लिए हमें स्कूल महाविद्यालय जाना पड़ता है, बीमार होने पर डॉक्टर या अस्पताल जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हमें अपने जीवनोपार्जन के लिए आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ता है। तो परिवार हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। इसी प्रकार स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ केवल हमें शिक्षा प्राप्त होती है, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए ये आत्मनिर्भर नहीं है, केवल समाज ही अपने आप में आत्मनिर्भर है। और फिर अन्य विशेषता क्या है? समाज का जीवन व्यक्ति के जीवन काल से अधिक दीर्घ होता है। व्यक्ति आते जाते रहते हैं परंतु समाज में निरंतरता रहती है। व्यक्ति आते जाते हैं का मतलब क्या? व्यक्ति नए सदस्य भी आ सकते हैं, माइग्रेशन के बाद कहीं जा भी सकते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन समाज यथावत बना रहता है। इसलिए समाज की आयु व्यक्ति की आयु से बहुत अधिक होती है। लेवी ने समाज और सामाजिक व्यवस्था में भी अंतर करके हमको समझाने का प्रयास किया है। और लेवी के अनुसार घटकों के प्रतिमानात्मक संचय यानी पैटर्न्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अथवा सामाजिक क्रियाओं की वह व्यवस्था जिसमें व्यक्ति अंतःक्रिया करते हैं सामाजिक व्यवस्था कहलाएगी। सामाजिक व्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंट है? सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक क्रियाओं का होना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा समाज छोटे छोटे एलिमेंट्स से बनता है, छोटे छोटे तत्वों से बनता है और इन तत्वों के बीच में जब अंतःक्रिया होती है उस अंतःक्रिया का परिणाम सामाजिक व्यवस्था है। आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था गत्यात्मक है, उसमें सामाजिक क्रियाओं का होना अनिवार्य है। बिना सामाजिक क्रियाओं के कोई भी सामाजिक व्यवस्था नहीं निर्मित होती है। आत्मनिर्भरता का तत्व समाज व सामाजिक व्यवस्था में भेद करता है। यहाँ पर मेरियन जे लेवी एक मुख्य अंतर इन दोनों में बतलाते हैं कि समाज तो आत्मनिर्भर होता है लेकिन सामाजिक व्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं होती है। सामाजिक व्यवस्था में आत्मनिर्भरता का गुण नहीं पाया जाता है और साथ ही इसमें सामाजिक संरचना व प्रकार के तत्व आवश्यक होते हैं। सामाजिक व्यवस्था संरचना के स्थायित्व, प्रतिमानात्मक एवं पुनः आवृत्ति के तत्वों के साथ साथ प्रक्रिया एवं परिवर्तन के तत्वों को जोड़ती है। बहुत सरल सी बात है। सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या पाया जाता है? संरचना पाई जाती है। संरचना की प्रकृति क्या होगी? स्थायी प्रकृति होगी। प्रतिमानात्मकता यानी प्रतिमानों का होना जरूरी है।
और उनकी पुनरावृत्ति का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्रक्रिया एवं परिवर्तन जो होता है वह भी तत्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उसको हम सामाजिक व्यवस्था कहकर संबोधित करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में संरचना है, प्रकार्य है, प्रतिमानात्मकता है, प्रतिमानात्मकता की पुनः आवृत्ति है और परिवर्तन है। ये सब मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस दृष्टि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, क्रिया की बात करते हैं, तो इस दृष्टिकोण से व्यवस्था में गत्यात्मकता का तत्व महत्वपूर्ण होता है। गत्यात्मकता यानी गतिशीलता, उसके अंदर गति का होना जरूरी है। जब आप क्रिया करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे गत्यात्मक है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। यानी व्यक्ति जब भूमिका का पालन करता है, भूमिका गतिशील है, भूमिका स्थिर नहीं है। तो इस प्रकार इन्होंने सामाजिक व्यवस्था और समाज के अंदर अंतर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपने सामाजिक संरचना और प्रकार्य संबोध का भी प्रयोग किया है। संरचना एवं प्रकार्य संबोध भी समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों के मध्य प्रतिमानात्मक संबंध है। क्या मतलब है ये प्रतिमानात्मक संबंध? प्रतिमान में क्या आता है? हमारे प्रतिमान में हमारे सामाजिक मूल्य आते हैं, हमारे सामाजिक मानदंड आते हैं। सामाजिक मानदंड क्या है? सामाजिक मानदंड हम उन नियमों को कहते हैं जो समाज के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और समाज के अधिकांश लोग उसको स्वीकार कर उसके अनुसार जब व्यवहार करते हैं, उसको हम प्रतिमान कहते हैं। प्रतिमानता में पुनः आवृत्ति होती है, प्रक्रिया होती है। ये अब एक ही व्यवहार को करने का तरीका एक लंबे समय से समाज में चल रहा होता है, उसी के आधार पर संबंधों का निर्माण होता है। तीनों का सामाजिक संरचना क्या है? विभिन्न इकाइयों के मध्य प्रतिमानात्मकता संबंध का निर्माण करती है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है। अब ये आप ना तो टीचर अध्यापक या व्याख्याता अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षक के साथ में, और ना ही विद्यार्थी अपने शिक्षक के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। हम दोनों को अपने परिस्थिति के अनुसार जो नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए आपको और मेरे को संबंधों का निर्माण करना होगा। इसको हम सामाजिक संरचना कहते हैं। ये एक संरचना है जिसके अंतर्गत इकाइयां नियमों का पालन करते हुए संबंधों का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत किसी समूह या समाज में परिस्थितियों और भूमिकाओं के संबंध के प्रतिमान प्रमुख माने जाते हैं। ऐसी संरचना स्थायी एवं दीर्घकालीन होती है। जब हम संरचनाओं की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान उन इकाइयों के संबंधों की ओर जाता है जिनमें स्थायित्व और प्रतिमानता हो, और जब प्रकार्य की विवेचना होती है तब हम उसे सामाजिक व्यवस्था के गत्यात्मक पक्ष से जोड़ते हैं। समाजशास्त्र में प्रतिमान व स्वरूप को महत्व देने वाला परिप्रेक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए समाजशास्त्र में क्या है, इकाइयों के जो संबंध हैं वो संबंध कैसे निर्मित होते हैं, कौन से प्रतिमान उन संबंधों पर का निर्माण में अपना योगदान देते हैं, और प्रकार्य का निर्वहन किस प्रकार से किया जा रहा है, भूमिका का निर्वहन किस प्रकार से किया जा रहा है। जब हम उसकी बात करते हैं तो हम व्यवस्था की बात करते हैं। आप समाजशास्त्री जब भी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात करेगा तो वह यह नहीं देखेगा फॉर एग्जाम्पल कि रमेश विद्यार्थी के रूप में कैसा है, वह तो केवल ये देखेगा एमए फाइनल का विद्यार्थी किस प्रकार से अपना अध्ययन कर रहा है। उदाहरण के लिए समाजशास्त्री सम्राट अशोक में रुचि रखते हैं, ना कि सम्राट अशोक में। क्या मतलब? यहाँ पे सम्राट को आप अंडरलाइन कर दीजिए। यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट परिस्थिति एज अ किंग के रूप में अशोक ने क्या कार्य किया वो महत्वपूर्ण है। अशोक ने किंग के रूप में क्या कार्य किया, अशोक एज अ पर्सन, अशोक एज अ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। अशोक ने राजा की परिस्थिति को ग्रहण करने के बाद किस प्रकार अपनी भूमिका का पालन किया है वो भूमिका महत्वपूर्ण है। और अशोक के बाद में अन्य जो राजा आए उसको भी वो उसी दृष्टिकोण से देखेगा। यहाँ उसके लिए अशोक महत्वपूर्ण नहीं है। अशोक के स्थान पर सम्राट के पद पर कार्यरत व्यक्ति अपनी भूमिका का जो पालन कर रहा है वो उसको महत्व देता है। यह परिस्थिति और भूमिका सत्ता की उस संरचना से जुड़े हैं
जो किसी एक राष्ट्र, जिसको हम एक राष्ट्र तंत्र कहते हैं, यानी राजा के रूप में किस प्रकार कार्य किया जा रहा है। समाजशास्त्रीय अध्ययन में संरचना के विचार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कुछ समाजशास्त्रियों ने संरचना को मात्र वर्णनात्मक संबोध कहकर संबोधित किया या उपयोग किया है, तो कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे व्याख्यात्मक यंत्र के रूप में उपयोग किया है। यानी ये अध्ययन करने के तरीके, टेक्निक की बात कर रहे हैं। कुछ समाजशास्त्री संरचना को मात्र एक वर्णनात्मक संबोध, यानी एक समाज की संरचना कैसी है उसका वर्णन कर देना संरचनात्मक उपागम है। तो कुछ समाजशास्त्री कहते हैं नहीं, ये व्याख्या करता है, समाज का स्वरूप ऐसा क्यों है इसको समझाने का प्रयास करता है। तो दोनों ही प्रकार के समाजशास्त्रियों ने इसका प्रयोग अपने अपने दृष्टिकोण से किया है। संरचनात्मक विचारधारा में मतभेद होते हुए भी इस बात पर सहमति है कि समाजशास्त्रियों को संरचनात्मक रूपेण सोचना चाहिए। उनके अनुसार ये बात महत्वपूर्ण है कि घटकों को अलग अलग देखने से उनको परस्पर संबंधित एवं व्यवस्थित रूपेण देखना चाहिए। संरचना विभिन्न इकाइयों का क्रमबद्ध व्यवस्थापन है। संरचना सांकल्य को भागों के बदले ज़्यादा महत्व देता है। यहाँ क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्रियों में कितना ही विभेद हो, कितना ही इन लोगों में मतभेद हो, लेकिन सभी समाजशास्त्रियों को इस बात पर सहमति बनी हुई है कि जब भी समाज का अध्ययन करें तो संरचनात्मक रूपेण समाज का अध्ययन किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत समाज के भाग महत्वपूर्ण नहीं है, समाज संपूर्णता में महत्वपूर्ण है, साकल्य में महत्वपूर्ण है, होलिस्टिक इन टोटलिटी समाज का अध्ययन करना चाहिए। इकाइयों के बीच में जो क्रमबद्ध संबंध पाए जाते हैं, जो व्यवस्थापन पाया जाता है, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।